अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये नावल अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव के बाद उस गाड़ी का पीछा करते हुए एक गुंजान आबाद इलाके में बनी एक बोसीदा सी इमारत में मिशी को लेकर घुस गए थे। कितनी देर में पहुंच रहे हो तुम लोग? अदला ने किसी को कॉल की थी। ठीक 5 मिनट के अंदर अंदर पहुंचो, अदला ने कहते ही फोन रखा था। मैं पीछे से देता हूँ, कोई जगह है तो पहुंचते हैं अंदर, हादी ने कहा था। नहीं, फिलहाल इस लैपटॉप पर देखो क्या हो रहा है, तब तक उसका बेटा भी आ जाएगा। अदला ने हादी को रोका था। मिशी अंदर गई तो सामने ही हमदानी अपने दांतों की नमाज किए हुए बैठा था। आ गई जानब, उसके बिल्कुल पीछे खड़े हुए कहा था। मिशी का दिल खौफ से लग रहा था और वो उससे 2 कदम पीछे हुए थे। अब ये इतराज कैसा जानब, अब तो हम एक होने वाले हैं ना, उसका हाथ पकड़ता हुआ चाहा था और आगे बढ़कर नकाह हो जाने के बाद मिशी ने लड़खड़ाते लफ्ज अदा किए थे। अच्छा अच्छा, कोई मसला नहीं है, जहाँ इतना इंतजार किया थोड़ा और सही, उसे उसके बाद कान के पीछे करते हुए कहा था और बाहर खड़े अली के लैपटॉप पर यह देखकर रगे तन किए थे। पापा से मिलवा दो मुझे प्लीज, मिशी ने मिन्नत की थी। मिलवाऊंगा मिलवाऊंगा, मगर नकाह के बाद हमदानी ने सामने पड़े सोफे पर बैठते हुए कहा था। प्लीज, मैं उनसे एक बार पहले मिलना चाहती हूँ, मिशी ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा था। और अली की हिम्मत खत्म हुई थी। अली अरकम खान की बीवी किसी जलील इंसान के सामने हाथ जोड़े। अच्छा ठीक है, क्या याद करोगी? लाओ काजम शाह को यार, उसने अपने किसी कारिंदे को आवाज दी थी जो फुर्ती से काजम शाह को लाया था। मिशी बाप को सामने देखकर दीवाना मार दौड़ी थी, उसके गले लगी थी, उनके चेहरे को हर नक्श को एहतराम से चूमा था। 5 साल की दूरी, 5 साल का इस तरह, 5 साल का दुख, 5 साल की जुदाई खत्म हुई थी। ना मिशु मेरी जान, ना रोना नहीं है। बेनाई यकूब भी तो खत्म हुई थी, चश्मे यकूब भी तो सफेद हुई थी। ये दुख तो पैगंबरों ने भी बर्दाश्त की है, हम तो फिर उनके हाथ के बराबर भी नहीं है। जुदाई का दुख वही समझ सकता है जिसने जुदाई का दुख काटा हो। जुदाई का दुख बहुत गहरा होता है, ये इस वक्त मिशी और काजम ही समझ सकते थे। और बाहर लैपटॉप पर ये मंजर देखते हुए असलान की आंखें भी पल भर को नम से बड़ी थी। उसके दिल ने भी शिद्दत से हवाश की थी कि काश आज के पापा भी जिंदा होते। और अली और हादी ने अपने दोस्त की हालत समझते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा था, उनके साथ थे, और वो हर दुख और तकलीफ में उसे दोनों को हाथ में लिया था। वो टूट रहा था और वो टूटा नहीं जाता था। पापा, आप ठीक है ना? तो कुछ हुआ तो नहीं ना आपको? मिशी ठीक कर देगी ना सब, उसने हिचकी से रोते हुए लफ्ज अदा किए थे। ओ, ये मेलो ड्रामा कब तक चलेगा? बंद दो इसे, निकाह का टाइम हो गया है, हमदानी ने बेजारी से कहा था। और उसका वही कारिंदा हवा की तेज से उछलकर कदम तक पहुंचा, उसे कुर्सी पर बिठाकर बांधने लगा। प्लीज छोड़ो मेरे पापा को, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, खुदा का वास्ता है, मिशी ने हाथ जोड़ते हुए कहा था। मत हाथ जोड़ो इस आस्तीन के सामने, क्या मिशी, ये इंसान नहीं जानवर है। इसे किसी की इज्जत का पास नहीं और ना ही रिश्तों का लिहाज। दोस्ती के रूप में वो नाक है जो निकल कर ही छोड़ता है। उन्हें उसकी तरफ देखकर नफरत से कहा था। मिशी, अब अगर तुमने अपने बाप के मुंह से नहीं, सब हुए मेरे अब तो, अगर उसने मेरी तारीफें काली हूँ तो चुप कर अपनी बेटी को सदा सुहागर रहने की दुआ दो। हाँ हाँ हाँ, मिशी, तुम इसे शैतान से निकाह नहीं करोगे? काजल ने बेचकनी से मिशी की तरफ देखा था। नहीं करेगी तो दोनों की कब्रें यहीं पर खोदूंगा, वैसे भी तुम्हारी बेटे के पास और कोई चॉइस नहीं है। लगाओ यार इस काजम के मुंह पर टेप, उसने हबासा से हंसते हुए कहा था। और कारिंदे ने मिनट से पहले काजम के मुंह पर टेप लगाकर बांध दिया था। ओए, जब मौलवी को यहीं लेकर आ, उससे पहले कि कोई बदमजगी हो या इस इस्लाम का कुछ पता चले, हमें यहाँ से जाना है, हमदानी ने पुरसोच अंदाज में कहा था। तो मैं तुम्हारी चाल में कामयाब नहीं होने दूंगा मैं, हमदानी। असलान ने गाड़ी के बोनट पर हाथ मारा था। सर हुक्म, सर हमारे लिए हुक्म। 4 से 5 लड़के उसके आगे सर हाथ बांधे हुए खड़े थे। जाकर इसके सारे कारिंदों को रास्ते से हटाओ, अली ने हुक्म दिया था। जी सर, वो तेज से कहते हुए अंदर की तरफ बढ़े थे। सर हम ले आए हैं। अरहम व्हीलचेयर पर पट्टी में जकड़ा बैठा हुआ था। गुड, अब आप लोग जा सकते हैं। होल्ड हिम हादी, अजान ने हादी से कहा था। मौलवी साहब मिशी के सामने बैठे हुए थे। बच्ची का नाम? मौलवी साहब ने पूछा। मिसाल काजम, हमदानी ने हर्ष से बताया था। तो बेटा मिसाल काजम, क्या आपको अहमद हमदानी के साथ ये निकाह कबूल है? एक मिनट मौलवी साहब, क्या एक शादीशुदा औरत जिसका शोहर सलामत हो, उनमें अलहदगी भी ना हुई हो, का जबरदस्ती निकाह जायज है? उससे पहले कि मौलवी साहब आगे कुछ कहते, हादी ने उनकी बात काटी थी। यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की? हमदानी दारा था। हिम्मत की तो तुम बात भी ना करो हमदानी, आदत तुम, जब अली अरकम खान की हिम्मत देखो तो तुम्हें अपने पैदा होने पर भी अफसोस होगा। अली ने दूसरे जन्म से निकलकर सामने आते हुए उसके होश आए थे और मिशी मिनट से पहले जाकर उसके गले लगे थे। ना मेरी जान, रोने का नहीं रुलाने का वक्त है, उसे एक हाथ से उसे हक में लेते हुए और दूसरे हाथ से उसके आंसू साफ करते हुए कहा था। आज तो मेरी बीवी के एक एक आंसू का हिसाब दो कि वो भी सूद समेत, अली से ज्यादा आवाज में दहाड़ा था। बीवी? हाँ हाँ,
अच्छा मजाक है, तुम लोग क्या समझते हो कि मैं तुम बनबड़ू से डर जाऊंगा? बिल्कुल ठीक कहा तुमने, तुम डरोगे नहीं मरोगे और फिर पता चलेगा तुम्हें कि ये बनबड़े कितने ताकत रखते हैं। अजला ने अरहम की व्हीलचेयर के साथ आते हुए कहा था। अरहम उसकी तरफ भागा था जब हादी ने अपना पाँव आगे करके उसे ठोकर से गिराया था। इतनी जल्दी भी क्या है मिस्टर अहमद हमदानी, अभी तो शुरुआत हुई है। मेरे बेटे को छोड़ो वरना मैं काजम को जान से मार दूंगा। उसने काजम की तरफ बढ़ते हुए उसके सर पर पिस्टल रखते हुए कहा था। आओ मार दो, लेकिन आज मैं ना तो मैं तुम्हारे छोड़ने के मूड में हूँ और ना ही इस अडम को। उसने उसको व्हीलचेयर पर बैठने को कमर से दिखा देकर नीचे गिरा था। अजलान छोड़ो इसको, वो बीमार है। हमदानी से अरहम की हालत देखी नहीं जा रही थी और वो दर्द की शिद्दत से करा रहा था। बीमार? हाँ हाँ हाँ, अपने बेटे की दिमागी बीमारी की कभी इतनी फिक्र होती तो आज वो इस तरह हमारे सामने ना होता, मगर नहीं। तुम्हें कहना फजूल है, तुम तो खुद दिमागी बीमार हो। उसने एक को ठोकर मारी थी अरहम को ये कहते हुए। तो तुम भी अपनी छोटी मामा अपने बाप की तरह मरना चाहती हो? वैसे तुम्हारा बाप तरस आता है मुझे उस पर, बिन मौत मारा गया। चला था किशमिश की हिफाजत करने और उल्टा अपने भाई की बेएतबारी की बैनर चढ़ गया। हाँ हाँ हाँ, वो हंसा था और वो बेतबारी भी तुम्हारी ही पैदा की हुई थी। मुझे सच सुनना है तुम्हारे मुंह से, अजलान ने खुद पर जब्त करते हुए कहा था। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें सच बता दूंगा? उसने क्या लगाते हुए कहा था। मत बताओ, फिर अपनी आंखों से अपने बेटे को सिकता हुआ देखो। उसने अरहम के सीने पर पाँव रखा मसला था। नहीं नहीं, तुम क्यों इसे तकलीफ दे रहे हो? छोड़ दो उसे, मैं बताता हूँ। हमदानी ने ट्रांस की कैफे में कहा था। एक एक लफ्ज़ सच बताना वरना तुम्हारे सर के पास से खड़ा मेरा कारिंदा एक सेकंड नहीं लगाएगा तुम्हारी खोपड़ी को गोली आर पार करने में, अजला ने डरते हुए कहा था। और अजला के करिंदे ने हमदानी के हाथ से गांठ छीनी थी और उसके पैर दे पर दे घुसलों के वार किया था, जिससे उसके निचले होंठ से खून पैर निकला था और वो नीचे गिर गया था। उठाओ उसे और सीधा करो। अली बयान रिकॉर्ड करो इस कुत्ते का, अब बको। अजला ने नफरत से कहा था। मैं किशमिश से बहुत मोहब्बत करता था, उसे शादी के लिए भी कई बार कह चुका था, मगर वो मुझसे नहीं बीमो से मोहब्बत करती थी और हर बार अपने जज्बों को रोन देते थे। किशमिश और बीमो की शादी का मुझे तब पता चला जब मैं अमेरिका के एक बेटी के सिलसिले में गया हुआ था, मगर शो में किस्मत कि मेरा मोबाइल गुम हो गया और मुझे इसे निगाह का तब पता चला जब बहुत ही देर हो गई थी। उसने अपनी शर्ट की आस्तीन से खून साफ करते हुए कहा था। उसके बाद मैंने कसम खा ली थी कि मैं दोनों की जिंदगी अजाब डाल दूंगा, मगर मेरी हर चाल ही उल्ट पड़ जाती थी। जब भी मैं उनको नुकसान पहुंचाता वो उनके हक में बेहतर हो जाता। वो तली से मुस्कुराया था। फिर थक हार का मैं किशमिश और बीबियों को नुकसान पहुंचाने का फैसला खत्म कर दिया। साल इस तरह गुजर गए। इन दिनों मैं कनाडा में था जब मुझे अरहम की कॉल आई थी। वो शदीद अजीज में था। उसकी माँ ने मुझे बताया कि वो फजर से मोहब्बत करता है और उसकी शादी अजलान से हो रही है। उसके दुख को बर्दाश्त न करते हुए अरहम ने सुसाइड भी अटेम्प्ट करने की कोशिश की। बोलते हुए हमदानी का लहजा अफसुदा हुआ था। मेरे तन बदन को ये सुनकर आग लग गई कि एक वक्त था जब मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिली और अब मेरा बेटा। मैंने इरादा कर लिया कि मैं हर हाल में अपने बेटे को उसकी मोहब्बत दिला कर रहूंगा। और फिर मैंने किशमिश को कॉल की पाकिस्तान आकर, मगर उसने इस रिश्ते से इनकार कर दिया और जल्द से जल्द फजर का निकाह अजलान से करवाने का कहा। और फिर उसने एक हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारी निकाह फजर से करवा दिया। मुझे बेइंतहा गुस्सा आया। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी को बर्बाद कर दूंगा। उसको ये सब मजाक लगा, हमदानी ने हंसते हुए कहा। और फिर मैंने फजर की नामुनासिब तस्वीर एडिट करवाई और किशमिश को व्हाट्सअप की, जिसे देखकर उसको गुस्सा आया और वो बहुत रोई। और फिर मैंने उसे ट्रिप करके धोखे से मिलने को कहा और ये भी कहा कि अगर वो चाहती है कि उसकी बेटी की इज्जत हड़प ना हो तो मैं उसके साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ। और वो मान गई और बहुत रोई। शायद वो अपनी बेटी के घर बसाने के लिए हर हाथ तक जा सकती थी। बेवकूफ़ औरत थी यार किशमिश, वो तली से मन था। और जब किशमिश मुझसे कॉल पर बात कर रही थी इस टाइम कादर ने सुन लिया था, क्योंकि ये तब किसी बिजनेस मीटिंग के लिए पाकिस्तान आया था। उसने मुंह पर टेप लगे आंसू बहाते हुए कादम की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसने किशमिश से बहुत बार पूछा मगर उसने कुछ नहीं बताया और फिर कादम ने उसका पीछा किया। जिस दिन किशमिश घर से निकली कादम ने उस दिन भी उसका पीछा किया और हद्दी को भी कॉल कर दिया। वो बिम्बो को कॉल करा था मगर उसने उठाई नहीं, मीटिंग में बिजी होने की वजह से। मगर हैदरी ने रिसीव कर ली और ये मेरे लिए अच्छा ही हुआ और मेरी किस्मत अच्छी थी। जब किशमिश मेरे फार्म हाउस पहुंची तो उसके पीछे आते हुए मेरे किसी कारिंदे ने काजम को भी देख लिया था और फिर उसने मुझे बताया। मैंने अपने कारिंदे से कहा कि काजम को पकड़ कर कमरे में बंद कर दो। उसे रास्ते से हटाने के बाद मैंने किशमिश की इज्जत को नोची और फिर से मुस्कुराया था। उसका लहजा तल्ख हो रहा था और असलान की ये बात सब सुनकर हालत बर्दाश्त से बाहर रो रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि इसे जिंदा गार्डन जमीन में मैं अभी अपने दिल की ब्यास पुजार ही रहा था कि मुझे मेरे मुलाजिम ने आकर बताया कि हैदरी आ गया है। मेरे हाथ पाँव फूल गए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि असलान तुम्हारा बाप बिल्कुल तुम्हारी तरह जुनूनी और गुस्से वाला था। मुझे तो कुछ और ना सूझी। मेरे दिमाग ने जल्दी जल्दी प्लान किया। मैंने किशमिश को बेलबास को ही उसके मुंह पर तकिया रखकर मार दिया अपने हाथों से उसकी सांसें। और फिर वहां से निकलकर बिम्बो को कॉल करके की और कहा कि किशमिश और हादरी मेरे फार्म हाउस हो गए हुए हैं, तो तुम देखो क्या करने गए हैं। मैंने मुलाजमों से भी कह दिया था कि जब हैदरी रूम में आए तो बैठे दरवाजा बंद कर दे और उन्होंने ऐसा ही किया। मेरा आधे से ज्यादा प्लान कामयाब हो रहा था।
अजलान, जब तुम्हारा बाप इस कमरे में गया तो उसने किशमिश को बेलबास देकर आंखें बंद कर ली। ठीक इसी लम्हे बिम्बो ने दरवाजा खोला और किशमिश को बेलबास देखकर उसने बेयकीनी से हादी को देखा था और उल्टे कदमों वापस लौटा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई उसकी बीवी के साथ। हैदरी ने उसको आवाज़ें दी, अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहा, मगर उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा था। वो रैश ड्राइविंग कर रहा था। जब बिम्बो ने ब्रेक लगाना चाहिए तो उससे ब्रेक नहीं लगी, क्योंकि इस तरह मैं उसकी गाड़ी की ब्रेक फेल करवा चुका था। और फिर उसका एक्सीडेंट हुआ और बेचारा कोमे में चला गया। किशमिश के इनकार की वजह से ये दिन देखना पड़ा उसको भी और तुम सबको भी। मगर जब मुझे पता चला कि वो सुन सकता है तो मैंने उसे और तड़पाने के लिए सारी बात हॉस्पिटल में बता दी कि मैंने ये सब किया। तब से लेकर वो बीमारी में भी अब तक तड़प रहा है। और फिर मैंने दोस्त बहन का भी इतना अर्सा सबके दरमियान रहा और किसी को शक भी नहीं हुआ। वो क्या कर लगा कर हंसा था। अचानक आगे बढ़कर उसके जमे पर गोंसे मारे थे और दांत तोड़ देना चाहता था। तो शायद ये भूल गया था कि कुत्ता कभी शेर नहीं बन सकता, वो कुत्ता ही रहता है। वो जो मेरा मालिक है ना, वो किसी मजलूम के साथ नाइंसाफी नहीं करता और ना ही उसका हक रहता है। वो अभी भी उसको मार रहा था कि एकदम हमदानी ने खुद को छुड़वाते हुए कदम अपने पीछे किए थे। अपने पॉकेट के अंदर रखी हुई पिस्टल निकाल कर अजलाम पर फायर किया था और हादी ने तेजी से अजलाम को पीछे गिरा कर अपने सीने पर उस गोली को लिया था। हादी, अली ने तरफ पर उसे पुकारा था। हादी, ये क्या किया? हादी, हादी, अजलान चिल्लाया था। उसको छोड़ना मत आजी। अजी, वो टूटे फूटे लफ्ज अदा करा था, उसकी तरफ बढ़ा था जब हमदानी ने अगली गोली हवा में फायर किया था और फिर निशाना बिल्कुल अजलान के सर पर रखा था। कोई भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश नहीं करेगा, वरना अगली गोली उसके सर पर मारूंगा। हमदानी ने चलाते हुए कहा था जब पीछे से आकर अजलान के किसी कारिंदे ने उसके सर पर बंदूक की नोक मार कर उसे नीचे गिराया था। यूं वो दारा था जब अजलान ने बेदबे उस पर वार किए थे। तेरी हिम्मत भी कैसी मेरे दोस्त पर गोली चलाने की? वो जुनूनी हो रहा था। बांध उसे, अली ने अजलान को पीछे करते हुए हुक्म दिया था। मिशी कॉल करो पुलिस को। वो चलाया था। मिशी ने पुलिस को कॉल की थी और फिर अपने बाप को जल्दी से खोला था। हादी, हादी प्लीज यार हिम्मत कर। उसने हादी की हालत देखकर हाथ पांव फूल रहे थे। उसके सीने से गोली वाली जगह से मसलसल खून बह रहा था। अली ने कांपते हाथों से एम्बुलेंस को कॉल की थी। वो उसे इतनी देर तक होश दिलाते रहे थे। हादी, डोंट डू। तू आंखें बंद नहीं कर सकता प्लीज। हादी देख, यहाँ इधर, ये तेरी बारबी डॉल। अजलान पागलों की तरह अली की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था। और इधर ये देख, मैं तेरी चमक। चलो हादी मत कर यार ऐसे, प्लीज आंखें खोल मेरी जान। तू तू किस कर ले, मुझे जितनी मर्जी किस करनी है मेरी जान, आंखें खोल, मत कर ऐसे। अली ने रोते हुए चलाया था। दुआ इज माई लव। हजी, उसका ध्यान रखना। हाँ मैं सबका ध्यान रखूंगा। तो तू प्लीज हिम्मत कर थोड़ी। नहीं बस दुआ का। हाँ मैं दुआ का ख्याल रखूंगा। तू ऐसा कर, तू दुआ को ले ले, तू प्लीज मेरी जान। हादी ठीक हो जा। वो रो रहा था। अजलान हैदरशाह रो रहा था। हादी देख, तू ना बस मुंह खोलकर सांस ले, लंबे लंबे सांस ले, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अली अरकम खान जिंदगी में पहली बार रोया था अपने जान से प्यारे जाके तकलीफ देकर हिचकियों से। वो रो रहा था। अजलान हैदर शाह पूरी शिद्दत से रो रहा था। दुआ, हादी ने टूटे फूटे लफ्जों के साथ ही आखिरी सांस लिया था। या तेरी जारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा याराना। मैडम जी, इस घर के बाहर तो बहुत सख्त सिक्योरिटी है और उनका वैसे का कोई फंक्शन कैंसिल हो गया है। उसने ऐना को कॉल पर इतला दी थी। फर तुम करो कुछ भी करो, मुझे आज वो लड़की मुर्दा चाहिए। ऐना कॉल पर दाड़ी थी और कॉल काट दी थी। वो कब से टेरेस पर नजर जमाए खड़ा था कि उसे अचानक टायर पर फजर खड़ी हुई नजर आई। उसे निशाना बांधा ही था कि उसे पहले ही उसे किसी ने हिरासत में लिया था। बोल, तुझे किसने भेजा है यहाँ? हातम ने उसके मुंह पर मुका मारते हुए कहा था और वो कराएगा कुंडा। थोड़ी देर में सब सच उगल गया था। ऐना पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा करवाया था और हमदानी पर दो कत्लों इक़दाम कत्ल और हद के इज्जत और उसकी बेटे पर भी हद के इज्जत का मुकदमा हुआ था। और उस टाइम तीनों जेल की हवा खा रहे थे। हमदानी को सजाए मौत का हुक्म सुनाकर जज साहब ने कलम तोड़ दी थी। और बेशक जीत हमेशा सच्चाई की होती है, खुदा किसी बेगुनाह की हक तलफी नहीं करता। क्या हुआ, क्यों रो रहा है ये? अजान ने कमरे में कदम रखते हुए कहा था। पता नहीं, मैं तो थक गई हूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फजर ने रोते हुए कहा था। चलो अब तुम भी रोना शुरू कर दो, कब बड़ी होगी तुम स्ट्रॉबेरी? उसने चाव मार के जालबू उसकी गोद से लेते हुए कहा था। हाँ तो क्या करो, पिछले 2 घंटे से सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे भी रेडी होना है, ऊपर से इसके नखरे ही खत्म नहीं होते। आप देखो कैसे आपके पास आते ही चुप हो गया। मैं क्या करूँ, मैं इसको चूंटियां काट रही हूँ? फजर ने रोहानसी होते हुए कहा था। इधर आओ। अजलान ने एक बाजू को खोलकर उसको अपने पास बुलाया था। वो भी रोती हुई उसके बाजू पर सर रख के थे। सुना था औलाद भी आजमाइश होती है, आज तुम्हें रोते हुए देखकर महसूस हो रहा है बीवी भी बहुत बड़ी आजमाइश होती है। 2 बच्चे हैं मेरे तो। उसने फजर की नाक खींचते हुए कहा था। अजी, वो गुस्से से उठने लगी थी उसके पास से। ओए, आज रात कोई बहाना नहीं चलेगा। उसने उसकी नाक के साथ नाक जोड़कर सांसें इनहेल करते हुए कहा था। कोई नहीं, जालिम को सुलाना है मुझे। उसे ठींगा दिखाया था। उसे मैं सुला लूंगा।
اس نے فجر کو گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا تھا میں ریڈی ہو جاؤں، پھر جانا بھی ہے۔ اسے اذلان سے جان چھڑوانی چاہی تھی۔ یہ جو تم میرے اسپیشل مومنٹ اپنی باغ دور میں ضائع کرتی ہو نا، اس کا الگ سے حساب لوں گا میں، اس کو غصے سے بولا تھا۔ میں ہاتھ نہیں آؤں گے، اس نے باتھ روم سے ہی آواز لگائی تھی۔ میں خود لگا لوں گا، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ مجھ سے نہیں یہ پہنا جا رہا۔ وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ اسے ایک دم سے پریشان کیوں ہو جاتی ہو مشی؟ اچھا پہلے ریلیکس ہو کر بیٹھو۔ علی نے مشی کو ہاتھ پکڑ کر بٹھایا تھا بیڈ پر۔ میری طبیعت بوجھل ہو رہی ہے، مجھے الجھن ہو رہی ہے اور مجھے جانا بھی نہیں ہے، ورنہ وہ ناراض ہو جائے گی، اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گرے تھے۔ میں نے کیا کیا؟ اب بیوی اتنی کیوٹ اور روندو ہو تو پیار آ ہی جاتا نا، اور ویسے بھی یہ فرسٹ بیبی ہے نا ہمارا، اس لیے تمہیں پریشانی ہو رہی ہے۔ جب ہمارا 9 یا 7 بیبی ہوگا نا تو تمہیں ایکسپیرینس ہو جائے گا، علی نے دانتوں سے زبان دباتے ہوئے کہا تھا۔ علی اس کے سینے پر مکے بٹھاتی ہوئی رو دی تھی۔ اچھا نا تنگ کر رہا تھا اپنے روندو بیبی کو، علی نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے کہا تھا۔ چلو میں پہنا دو، اٹھو لیٹ ہو رہے ہیں، اس نے خاص مشی کو اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا 6 منتھ چل رہا تھا۔ علی اس سے لیے واش روم کی طرف بڑھا تھا اور پھر چینج کروایا تھا اور تیار ہونے میں ہیلپ بھی کی۔ پرفیکٹ، اس نے اس کی چولی پہناتے ہوئے کہا تھا۔ ایسے کیسے پرفیکٹ؟ لپسٹک تو لگا ہی نہیں ہے، مشی نے کہا۔ یار جان اتنی ہیلپ کروائی ہے، اس کا موازنہ تو لے لوں، پھر تمہیں شکایت ہوگی کہ لپسٹک خراب کر دیا، وہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا تھا اور پھر کتنی ہی دیر بعد اس کے لبوں کو آزاد کیا تھا جب وہ پھر سے رونے والی ہو گئی تھی۔ سدھر جاؤ تم اب، اس نے اس کی آنکھوں میں نمی دے کر کہا تھا اور پھر اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے اس کو لپسٹک پکڑا کر خود بھی تیار ہونے کے لیے چلا گیا تھا۔ وہ دونوں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ آج دعا کی بارات تھی اور ہلدی کے لیے تو دانت ہی بند نہیں ہو رہے تھے۔ یہ تم دونوں ایموشنس میں آ کر میری بہنوں کو مجھ سے لے اڑے نا، میں تو شریف تھا جو کچھ کہا نہیں، ورنہ کوئی اور ہوتا تو تم لوگوں کی کٹ پکی تھے۔ اذلان نے مصنوعی غصے سے کہا۔ بیٹا یہ ہماری ہی ہمت ہے جن افراد کا مقابلہ کر رہے ہیں، ورنہ تو کوئی کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ ایک کا رونا، علی نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور دوسری کی چلتی ہوئی زبان، ہادی نے بھی منہ بنا کر کہا، اور تیسری ان دونوں پر باری۔ اذلان بھی غمگین ہوا تھا۔ کب سے ڈھونڈ رہی ہوں میں اسی آپ کو، پکڑے ظالم کو۔ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ مار کر میری ساری لپسٹک میرے ہونٹوں سے اتار کر گالوں پر لگا دیا، وہ سارے بال میرے جوڑے سے نکال دیا۔ فجر نے غصے سے کہتے ہوئے اذلان کو ظالم کو پکڑایا تھا اور اس کی کارٹون جیسی شکل دیکھ کر دونوں کو ہنسی نکلی تھی۔ فجر خدا کا خوف کرو، کیوں ڈرا رہی ہو ان سب کو؟ آیت الکرسی پڑھنے پر مجبور کر رہی ہو، ہادی نے کہہ کر لگاتے ہوئے کہا تھا۔ ہادی بھائی، وہ غصے سے پکار تھی۔ ٹھیک کہہ رہا ہے، میں بھی آیت الکرسی پڑھنے ہی لگا تھا، علی نے بھی کہہ لگاتے ہوئے کہا۔ پڑھ لے، بلکہ اپنی بیوی کو دے کر پڑھنا۔ اور آپ کیوں چپ ہے؟ آپ بھی ہنس لے۔ ایک نہ شد، دو شد، بلکہ 3 شد، وہ غصے سے پرکارتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں نے کیا کہا؟ اذان نے خود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آج جاؤ چاچو کے شیر، علی نے زارب کو گود میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ ایک تو معصوم، ایک تیرا ابا معصوم، ہادی نے زارب کی گال کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ تم لوگ ایسا کرو، چھوارے کھاؤ میری شادی کے، میں نے اسپیشلی سوا سے منگوائے ہیں تم دونوں کے لیے۔ میں ذرا اپنی آئین عورت کے پاس چلا، ہادی نے پتیسی نکالتے ہوئے وہاں سے جاتے ہوئے کہا۔ یہ پکا زن مرید بنے گا، علی نے کہا تھا۔ تو تم تو جیسے ہو نہیں ہو نا، اذلان نے کہا۔ ہاں ہوں تو میں بھی یار، ٹریننگ تو جو تیری تھی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور پھر دونوں ہنس پڑے۔ وہ دلہن بنی اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی تھی، بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ ہادی کو انتہائی نازک حالت میں ہاسپٹل پہنچایا گیا تھا اور مسلسل 2 دن موت سے جنگ لڑنے کے بعد اس کی زندگی دعا حیدر ابراہیم شاہ کی جھولی میں ڈال دی گئی تھی، اور آج پورے 1.5 سال بعد ان کی بارات کا دن تھا۔ وہ چلتا بس کے پاس آیا تھا۔ وہ نا ہادی، مجھے نا چکر آ رہے ہیں اور میرا شاید بی پی بھی بہت ہی لو ہو رہا ہے، وہ بیٹھ سے اتر کر اس کو کہہ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تم نے کھانا کھایا تھا؟ اسے فکر ہوئی تھی۔ ہاں کھایا تھا، بٹ ابھی نہ بہت ہی تھک گئی ہوں اور نیند بھی بہت ہی آ رہی ہے، تو چینج کرنے جا رہی ہوں، اسے جمائی روتے ہوئے شرارت سے کہا تھا۔ اور ہادی کو 1 منٹ نہیں لگا یہ سمجھنے کہ وہ اس کی شدت سے بھاگنا چاہ رہی ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر دوسرا ہاتھ کمر پر ڈال کر اپنی طرف کھینچا۔ میری ویڈنگ نائٹ تم ان فضول حرکتوں سے سپائل نہیں کر سکتی، اس نے اس کے ماتھے پر موجود بندی کو ٹھیک کرتے ہوئے ہمار لہجے میں کہا تھا۔ سچی ہادی، ایکچولی میں نا کچھ نہیں سنوں گا تم سے، آج صرف تم مجھے سنو گی، اس لیے یہ کینچی کی طرح زبان چلانا بند کر دو، اس نے دوپٹے کو اتار کر سر پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ میری زبان کینچی کی طرح چلتی ہے نا، تو ٹھیک ہے، میں اب کبھی بولوں گی نہیں، یہ تو اور اچھا ہے، پھر میں سکون سے پیار کر سکوں گا، اس نے کہتے ہوئے اس کے گلے میں موجود ہار اتارا تھا اور پھر اس کی گردن پر لب رکھے تھے۔ میں کر لوں گی ہادی، اسے باہوں میں اٹھا کر واش روم کی طرف بڑھا تھا اور نیچے اتار کر ٹیب کھولا۔ چلو منہ دھو لو اچھے سے، تاکہ میں مزید نہ ڈروں اور تمہاری نیند بھی بھاگ جائے،
اور پھر تمہاری جان بھی تو نکالی ہے نا، کترا کترا۔ وہ دانتوں تلے میں لب دباتے ہوئے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے بولا تھا۔ ہادی، وہ غصے سے اس طرح مڑی تھی اور وہ کمرے میں اب روم جنگ کا میدان بنا ہوا تھا۔ آگے آگے ہادی اور پیچھے پیچھے دعا، اور پھر وہ اسی بھاگا دوڑ میں لمبے لمبے سانس لیتا ہوا اسے اٹھا کر بیڈ پر لایا تھا۔ اس کے گردن پر جھکنے سے پہلے لائٹ آف کی تھی اس نے، اب وہ پور اسے اپنی شدتوں میں بھگو رہا تھا۔ ابراہیم عرف بیمو کو علاج کے لیے کینیڈا شفٹ کر دیا گیا تھا۔ انابی اور ندی یعنی کہ ندا بیگم بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ سچ سب کے سامنے آ چکا تھا اور ہر انسان نے اپنے کیے کی سزا پا لی تھی۔ احمد کو سزائے موت ہو گئی تھی، اینا کو 10 سال کی سزا ہوئی تھی اور ارحم کو عمر قید، اور بیمو پچھلے 5 سال سے اپنے بھائی پہ کی گئی بے اعتباری کی سزا بھگت رہا تھا۔ وقت اچھا ہو یا برا بدلتا ضرور ہے، ہمیں وقت کے بدلنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس سچویشن میں جس حالات میں ہے اس میں رہتے ہوئے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، جیسے عدلان حیدر شاہ نے کیا۔ رشتوں کو ٹوٹنے سے بچانا ہے، انہیں جو کر رکھنا ہے اور کٹن مراحل میں سے گزر کر ہاک نہیں سونا ہونا ہے، کندر بننا ہے، جیسے انا بھی بنے۔ مشکل حالات میں رہتے ہوئے بھی رشتوں کو بے اعتبار نہ کرے اور بچوں کو بھی ان کے خونی رشتوں کو عزت کرنا سکھائے، ان پر بھروسہ کرنا سکھائے، جیسے ندی بیگم نے کیا۔ اتنی بیوقوفیاں کرنے کے بعد بھی اپنی انا کو سر پر رکھ کر اپنے چاہنے والوں سے معافی مانگنا اور دل سے اس رشتے کو نبھانا، جیسے فجر نے کیا۔ حالات جیسے بھی ہوں، دوستی پر جان پارنا، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر لڑنا، جیسے ہادی اور علی نے کیا۔ انہیں بتایا دنیا کو کہ دوست احمد حمدانی جیسے نہیں، علی ارکم خان اور ہادی بلال چودھری جیسے ہوتے ہیں جو یاری نبھانے کا جگرا رکھتے ہیں، اور کاظم جیسے ہوتے ہیں جو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے جدائی کا صدمہ کاٹتے ہیں، اور میشی جیسی لڑکیاں روندو ڈرپوک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی بہادر ہوتی ہے، جن کی لائف اپنے بابا سے شروع ہوتی ہے اور ان پر ختم ہوتی ہے، مگر یاد رہے کہ ہر میشی کے نصیب میں علی ارکم خان نہیں ہوتا، اور ہر دعا کے نصیب میں اتنا پیار اور چاہت کرنے والا ہادی بلال چودھری نہیں ہوتا۔ یا ہمیں اپنے لحاظ سے اپنی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے، اور محبت میں قبلہ کیوں نہیں بدلتے یہ کوئی عدلان حیدر شاہ سے پوچھے۔ جب محبت سچی ہو تو رب بھی تحفے میں محبوب کی سانسیں عطا کرتا ہے۔